हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए दोस्त से मिली है वैक्सीन, जो कि बन गई है पाकिस्तान के लिए बड़ी बीमारी और नई बीमारी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे खबर क्या है, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2600 किलो आम भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए 2600 किलो आम भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों उससे आगे आपको बताएंगे, जहां पर किम जोंग उनकी सनक का करारा जवाब देगा दक्षिण कोरिया। जी हाँ दोस्तों, कहां से इतनी हिम्मत आई दक्षिण कोरिया में, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। जहां पर पहली बार दागी है दक्षिण कोरिया ने ये किलर मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तालिबान से संघर्ष के बाद अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान के सैनिक जान बचाकर ताजिकिस्तान भागे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इसी से जुड़ी खबर, जहां पर यूएस आर्मी की वापसी के बाद अफगानिस्तान में कब्जे के लिए चीन ने बनाया है फुल प्रूफ प्लान। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा फुल प्रूफ प्लान है उसकी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर हाफिज सईद के घर के करीब लाहौर बम धमाके के लिए इमरान खान ने भारत को जिम्मेदार बताया है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस झूठे आरोप के पीछे बड़ा मकसद क्या है दोस्तों, और साथ ही क्यों ऐसा झूठा आरोप भारत पर मढ़ा गया है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका विशेष अनुदान के तौर पर भारत को देगा इतने लाख वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही अब पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अब भारत से बातचीत से किनारा कर लिया है दोस्तों, इसकी असली वजह क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे दिया है चाइना को कड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर एसबीआई की बड़ी रिपोर्ट आई है दोस्तों, जहां पर भारत में इस महीने के बाद से आ सकती है कोरोना की तीसरी बड़ी लहर। जी हाँ दोस्तों, और बताएंगे कि किस महीने में ये तीसरी लहर अपने पीक पर होगी, यानी अपने चरम पर होगी। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमेशा की तरह मानते हैं कि भारतीय सैनिक में वो शौर्य, वो पावर, वो क्षमता है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और योगी जी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के लिए दोस्त से मिली वैक्सीन बन गई नई बीमारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी को दुनिया भर में फैले हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं दोस्तों। कोरोना संक्रमण में कमी आने के साथ चीजें फिर से नॉर्मल होने लगी है, यानी सामान्य होने लग रही हैं दोस्तों। लेकिन सभी देशों में टीकाकरण अभियान इस समय जोरों पर है, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में वैक्सीनेशन अभियान की हालत खराब होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ पर हालात भी खराब होते जा रहे हैं। हाल ही में वैक्सीनेशन न होने की वजह से इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं दोस्तों। माना यह जा रहा है कि ये प्रदर्शन आने वाले समय में उग्र रूप भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल पाकिस्तान में टीकाकरण के लिए बड़े पैमाने पर चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, और चीन की वैक्सीन को दुनिया भर के कई देशों ने वैक्सीन पासपोर्ट में जगह नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह है कि पाकिस्तान में लाखों की संख्या में खाड़ी देशों में काम करने वालों और छात्रों के लिए समस्या पैदा हो गई है दोस्तों। दरअसल दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन पासपोर्ट में फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन को ही मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं पाकिस्तान ने इन वैक्सीन को खरीद के लिए अभी तक कोई करार नहीं किया है। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि उसे ये भी सभी वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स पहल के तहत ही मिलेंगी। पाकिस्तान की सरकार लोगों से लगातार कह रही है कि वैक्सीन की उपलब्धता होते ही विदेशों में काम करने वालों और छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन खैरात का इंतजार कर रहे इस इमरान खान के सामने परेशानी ये है कि लाखों की संख्या के मुकाबले पाकिस्तान को बहुत कम वैक्सीन डोज ही उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में दोस्तों इस खैराती पाकिस्तान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, और इस इमरान खान को लेकर क्या होगी, कमेंट में दोनों बात जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी को भेजे हैं 26 किलो आम। जी हाँ दोस्तों, आम फलों का राजा तो है ही,
कि कड़वे तानों और तीखे विवादों का मंच बनी रहने वाली राजनीति भी इससे बच नहीं पाती। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वजह है कि उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम भेजे, तो इधर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी मोदी जी और ममता बनर्जी दोनों को ये तोहफा दिया है। दोस्तों, शेख हसीना ने रविवार को दोनों नेताओं के लिए 2600 किलो आम भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, रंगपुर क्षेत्र में पैदा होने वाले हरिभंगा वैरायटी के ये आम बेनापोल चेक पॉइंट से होते हुए सीमा पार लाए गए। रविवार दोपहर बांग्लादेश से ये ट्रक 260 डब्बों में ये आम लेकर आए हैं। दोस्तों, इस दौरान सीमा पर बांग्लादेश के कई अधिकारी भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी को आम देने के लिए थैंक यू शेख हसीना जी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर किम जोंग उनकी सनक का करारा जवाब देगा। दक्षिण कोरिया पहली बार दागी किलर मिसाइल, बता दे दोस्तों, अपनी परमाणु मिसाइलों के दम पर पूरी दुनिया को दहशत में डालने वाले उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उनकी सनक का करारा जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने तैयारी पूरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने पिछले सप्ताह पहली बार पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, इसके साथ ही दक्षिण कोरिया उन कुछ चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जो SLBM बनाने की क्षमता रखते हैं। योनहप टीवी न्यूज के मुताबिक दक्षिण कोरिया के अलावा उत्तर कोरिया दुनिया का 7वां ऐसा देश है जिनके पास ये क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर तालिबान से संघर्ष के बाद अफगानिस्तान के सैनिक जान बचाकर ताजिकिस्तान भागे। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों का कहना है कि तालिबान चरमपंथियों के साथ संघर्ष के बाद अफगानिस्तान के 1000 से अधिक अफगान सैनिक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग गए हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगान सैनिक अपनी जान बचाने के लिए सरहद पार भाग गए हैं। अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा अचानक से बढ़ गई है और तालिबान का ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाता ही जा रहा है। दोस्तों, तालिबान ने सीमावर्ती प्रांत बदाख्शान में कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये अफगानिस्तान से। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी से जुड़ी जो अगली खबर आ रही है आपको बता दें कि अमेरिका के आर्मी की वापसी के बाद अफगानिस्तान में कब्जे के लिए चीन ने बनाया है फुल प्रूफ प्लान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में 2 दशक तक तालिबान का सामना करने के बाद धीरे धीरे वहां से अमेरिकी सेना यानी यूएस फोर्सेस की वापसी हो रही है। दोस्तों, शुक्रवार को अमेरिका की सेना ने बगराम एयरबेस छोड़ दिया जो 9/11 हमलों के बाद से युद्ध का केंद्र रहा है। अमेरिका के इस कदम के बाद अब चीन की नजर अफगानिस्तान पर है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कोशिश चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर अमेरिका की जगह लेने की है। चीन अगर अपने मकसद में कामयाब होता है तो भारत के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डेली बिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में चीन की नजर प्राकृतिक संसाधनों पर है। चीन इन पर कब्जा करना चाहता है। चीन करीब 62 अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा कहे जाने वाली CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तानी अधिकारी इस परियोजना को अपने देश में शुरू करने पर विचार भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि चाइना अफगानिस्तान की ओर कदम बढ़ाए, उससे पहले इनके कदम को काट दिया जाना चाहिए दोस्तों, ताकि अफगानिस्तान की ओर कदम ही ना बढ़ा सके और कहीं ना कहीं भारत को भी इसमें इन्वॉल्व होना होगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या भारत को ऐसे में अफगानिस्तान के लिए आगे आना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ के राष्ट्रपति भारत से भी मदद मांगते रहते दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एक भारतीय होने के नाते? कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। अगली खबर की बात करें तो हाफिज सईद के घर के करीब लाहौर बम धमाके के लिए इमरान खान ने भारत को बताया है जिम्मेदार। बता दे, जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के घर के नजदीक लाहौर में हुए बम धमाके के लिए पाकिस्तान ने भारत को जिम्मेदार बताया है। जी हाँ दोस्तों, 23 जून को लाहौर के जोहर टाउन इलाके में हुए धमाके में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कम से कम 24 लोग घायल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़े तो अमेरिका विशेष अनुदान के तौर पर भारत को देगा 30 लाख वैक्सीन। कोवैक्स के जरिए दुनिया को 8 करोड़ वैक्सीन देगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, भारत को अमेरिका से विशेष अनुदान के तौर पर आवंटित 30 लाख वैक्सीन मिलने के आसार हैं। दोनों देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर लगातार
लगातार संपर्क बना हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाल ही में ऐलान करने के बाद विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कोवैक्स के जरिए भारत को 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में थैंक यू अमेरिका, थैंक यू जो बाइडेन जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिका कनाडा में पड़ रही है बड़ी ही खतरनाक गर्मी। एसी और पंखे के बिना घरों में मृत मिले हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, बता दें भीषण गर्मी का सामना कर रहे अमेरिका और कनाडा में एयर कंडीशनर और पंखे के बिना घरों में कई लोग मृत पाए गए हैं दोस्तों, और इनमें से कुछ 97 साल की उम्र तक के बुजुर्ग भी शामिल है। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी कनाडा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के मद्देनजर अधिकारियों ने कूलिंग केंद्र बनाए, बेघर लोगों को पानी वितरित किया है और कई अन्य कदम भी उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अब भारत से बातचीत से किया किनारा। बता दे क्या है कारण दोस्तों, दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को फिर से लागू करने के ऐलान के बाद दोनों परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के बीच बातचीत के लिए जगी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इमरान खान के बेहद करीबी डॉक्टर मोहित यूसुफ ने कहा है कि अब भारत के साथ पर्दे के पीछे से कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के कई शीर्ष अधिकारी बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए कई बार किसी तीसरे देश में मिले थे। अब पाकिस्तान के बातचीत से मुकरने के पीछे एक बड़ी वजह सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तानी एनएसए ने दावा किया है कि भारत कश्मीर में अगस्त 2019 में उठाए गए कदमों को वापस लेने में असफल रहा है, इसलिए अब पर्दे के पीछे से कोई बातचीत दोनों देशों के बीच नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत भी पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने कहीं भी बात नहीं करना चाहता दोस्तों, हमें कोई जरूरत नहीं है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपना बयान अपने पास ही रखो, ये बात जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। पाकिस्तान को चलते अगली खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे दिया है चीन को कड़ा संदेश। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं दी हैं दोस्तों, लेकिन 3 दिन पहले 1 जुलाई को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के 100 साल पूरे होने पर भारत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा, और माना यह जा रहा है कि भारत ने इसी चुप्पी के जरिए चीन को एक कड़ा संदेश दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने रविवार सुबह ट्वीट किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका के लोगों को उनके 245वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा करते हैं। हमारी रणनीतिक साझेदारी का वास्तव में वैश्विक महत्व आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट। लेकिन आपको बता दें कि 1 जुलाई को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे के इस अवसर पर पूरे चीन में जश्न मनाया गया, लेकिन इस मौके पर ना तो भारत सरकार ने और ना ही किसी भारतीय राजनीतिक दल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को कोई बधाई संदेश भेजा। बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ अन्य सियासी दलों ने भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष पर शुभकामना संदेश भेजने का शिष्टाचार निभाने से खुद को दूर रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के इस मजबूत कदम को और मोदी जी ने जिस प्रकार से दिखा दिया है कि अगर भारत से दुश्मनी लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे में मोदी जी के इस स्टेप्स को आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? 0 से 100% में 1% कोई जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। अगली खबर की बात करें तो हमले के बीच बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर दागे रॉकेट, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई इसमें। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी सीरिया में डेरा जमाए बैठे अमेरिकी सैनिकों के आवास पर देर रात रॉकेट से हमला हुआ है दोस्तों, और उन पर आसपास के इलाकों से रॉकेट दागे गए हैं। इस रॉकेट हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। सीरिया के पूर्वी प्रांत दीर अल जोर में अल उमर मैदान पर 2 रॉकेट दागे गए थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिका ने कहा कि मानव तस्करी मामले में चीन की हालात
हालात सबसे ज्यादा खराब, बीजिंग ने भी जताया इसको लेकर ऐतराज। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर यूपी डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर, जहाँ 1245 करोड़ से अधिक का निवेश पीएम नरेंद्र मोदी जल्द करेंगे इसका शिलान्यास। बता दें, रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का काम जोर पकड़ रहा है। दोस्तों, डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में सबसे पहले अलीगढ़ में यूपीडा के निवेशकों को 55.4 हेक्टेयर से अधिक जमीन आवंटित कर दी है, जहां पर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19 कंपनियां 1245 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी जल्द करेंगे। दोस्तों, और यहाँ पर बिजली घर, 4 लेन सड़क बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। यूपी में हुए डिफेंस एक्सपो के 3 साल बाद डिफेंस कॉरिडोर की वजूद जमीन पर नजर आने लगी। ऐसे में दोस्तों, कांग्रेचुलेशन योगी सरकार, जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से एक और हमले से जुड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, जहां डोडा जिले में ग्रेनेड से हमला किया गया है दोस्तों, जिसमें एक जवान हमारा घायल, हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू संभाग के डोडा में जिला पुलिस लाइन के पास ग्रेनेड से हमला हुआ है। दोस्तों, इस हमले में एसओजी का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाया गया है। दोस्तों, जवान पूंछ जिले का निवासी है। उधर हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, अपने इस सैनिक और अपने इस जवान के अच्छे हेल्थ के लिए कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सुएज नहर का विवाद सुलझा दिया गया है। दोस्तों, ट्रैफिक जाम करने वाले जहाज को आजाद करने के लिए बन गई है सहमति। जी हाँ दोस्तों, इस साल मार्च महीने में सुएज नहर में एक विशाल मालवाहक जहाज फंस गया था, जिसके कारण दुनिया भर का व्यापार संकट में आ गया, जिसके बाद से जहाज अब तक आजाद नहीं हुआ था। लेकिन अब ये 7 जुलाई से आने जाने के लिए मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, एवरग्रीन जहाज के मालिकों और बीमाकर्ताओं ने इसे लेकर एक समझौता किया है। इसका कहना है कि मुआवजे के विवाद में औपचारिक समझौता हो गया है, जिसके बाद नहर प्राधिकरण 7 जुलाई को इस जहाज को आजाद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में, तो भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किया है जंग का अभ्यास। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में चीनी ड्रैगन की चुनौती मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक जंगी जहाज INS किल्टान ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर जंग लड़ने का अभ्यास कर दिया है। दोस्तों, ये वही क्षेत्र है जहां पर चीन का अपने पड़ोसी देश जापान और ताइवान के साथ तनाव काफी बढ़ गया है। दोस्तों, ऐसे में बेस्ट ऑफ लक इंडियन नेवी जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत में अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी बड़ी लहर। जी हाँ दोस्तों, सितंबर में होगी ये अपने चरम पर। जी हाँ दोस्तों, SBI की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां भारत में कोरोना की दूसरी लहर थम जरूर गई है, लेकिन तीसरी लहर जल्दी ही आने वाली है। दोस्तों, SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले महीने अगस्त में भारत में आ जाएगी और सितंबर तक अपने चरम पर होगी। रिसर्च के बाद SBI ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है और कहा है कि 21 अगस्त के बाद से कोविड-19 की तीसरी लहर बढ़ने लगेगी। लोगों को चेताते हुए रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में अगस्त में कोविड-19 की तीसरी लहर आएगी और सितंबर में ये अपने पीक पर होगी, यानी चरम पर होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारी टीम की ओर से आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, कृपया करके अपना ख्याल रखिएगा, पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकलिएगा। दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर म्यांमार से बड़ी खबर, जहां म्यांमार में सुरक्षा बलों ने 25 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के सुरक्षा बलों ने इस सप्ताह की शुरुआत में ग्रामीणों पर गोलियां चलाई हैं दोस्तों, वो भी जमकर, जिसमें कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही भयावह स्थिति देखने को मिल रहा है दोस्तों म्यांमार से। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका भी बन गया है चाइना का गुलाम। अब कोलंबो में काम करते हुए देखे गए हैं चीनी सैनिक, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया है दोस्तों। बता दें, पाकिस्तान के बाद श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। चीन धीरे धीरे अब श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा जमा रहा है और अब श्रीलंका में चीन के कुछ सैनिकों को देखा गया है। ये सैनिक सेना की वर्दी में हम्बन टोटा के एक तालाब में जमा मलबा निकाल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली
खबर की ओर, जहां पर केंद्र ने ट्विटर को लेकर कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने में नाकाम रहा है ट्विटर। जी हां दोस्तों, केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT नियमों का पालन करने में विफल रही है दोस्तों, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है। केंद्र ने उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि IT नियमों का पालन नहीं किया जाना इनके प्रावधानों के उल्लंघन के समान है, जिसके कारण ट्विटर को IT अधिनियम के तहत प्रदान की गई अपनी प्रतिरक्षा को खोना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पर कोरोना काल में मुझे जेल भेजना मौत की सजा के बराबर। जी हां दोस्तों, ऐसा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अब जेल जाने का डर सताने लगा है। दोस्तों, जुमा ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान उन्हें जेल भेजना मौत की सजा के बराबर है। जी हां दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सीएम योगी ने मंच से पूछा कि अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं, जिसके बाद क्या जवाब मिला दोस्तों योगी जी को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सरकार की ऑपरेशन क्लीन नीति को लेकर सोमवार को गोरखपुर में कुछ अलग अंदाज में बात की है। दोस्तों, उन्होंने जनता के बीच सवाल उछाला है कि सरकारों को अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलाना चाहिए कि नहीं। जनता ने हाँ में जवाब दिया है। दोस्तों, उन्होंने फिर पूछा कि सरकार की इस कार्रवाई का विरोध तो नहीं कर रहे, जनता का समर्थन तो है ना। लोगों ने हाँ में जवाब दिया, कुछ ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपराधियों और उपद्रवियों की संपत्ति कब्जे में लेकर उसे गरीबों में बांट रही है। सरकार का बुलडोजर अपराधियों की छाती को रौंद रहा है। हमारी सरकार में विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी होगी। ऐसे में दोस्तों, हम भी आपसे सवाल पूछते हैं योगी जी के बिहाफ पर कि क्या सरकार को अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलाना चाहिए। दोस्तों, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमें रहेगा आपके हर सवाल के इस जवाब का इंतजार। अगली खबर की बात करें तो बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत TMC में हो गए हैं शामिल। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो इस सप्ताह हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार, जिसमें 22 नेता तक हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंत्रिमंडल का विस्तार इस हफ्ते करने वाले हैं दोस्तों, और 20 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं। साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 से 8 जुलाई के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में 53 मंत्री शामिल है और विस्तार के बाद 81 सदस्य हो सकते हैं। गठबंधन दल भी इस बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं और JDU LJP के अलावा अपना दल कोटे से नेता शपथ ले सकते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो देश के इन राज्यों में अगले 24 से 36 घंटों में अच्छी बारिश की बड़ी संभावना है। दोस्तों, इस बार मानसून की बारिश के लिए इंतजार लंबा हो गया है, लेकिन मौसम के जानकारों का अनुमान है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। ताजा पूर्वानुमान बताते हैं कि अब सोमवार से शुरू हुए नए सप्ताह में मानसून गति पकड़ेगा और कई राज्यों में झमाझम बारिश देखी जाएगी। जी हां दोस्तों, बता दें कि IMD ने कहा है कि इसके मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने और 10 जुलाई तक इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और भागों और दिल्ली के आसपास इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।